जहां चुनाव खत्म हो चुका है, जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहती है कि बंगाल ने इस बार सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि एक संदेश दिया है। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है, जहां बैलेट से फैसला हो चुका है, लेकिन भविष्य की दिशा अभी तय होनी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें। बात करते हैं नतीजों के असर की। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ऐसी बढ़त बनाती दिख रही है जो 200 के आंकड़े को भी पार कर सकती है। ये सिर्फ जीत नहीं कही जा रही, बल्कि इसे एक हिस्टोरिकल शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, बल्कि एक मानसिकता का बदलाव बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये बदलाव आया कैसे? पहला बड़ा कारण बताया जा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ प्रतिक्रिया। आरोप ये रहे कि पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी सरकार ने एक खास वर्ग को प्राथमिकता दी और इसी कारण दूसरे वर्गों में नाराजगी बढ़ती गई। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस जीत को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी बदलाव के रूप में पेश किया जा रहा है। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक ये सनातन बनाम राजनीति की लड़ाई बन गई थी, जहां वोट सिर्फ मुद्दों पर नहीं, बल्कि पहचान और भावनाओं पर भी पड़ा। अब नजर डालते हैं विपक्ष पर। इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका भी सवालों में रही। आरोप ये लगे कि विपक्ष एकजुट नहीं दिखा, रणनीति में स्पष्टता नहीं थी और जमीनी स्तर पर पकड़ कमजोर थी। अब जरा जमीनी आवाज भी सुन लेते हैं। टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर खुलकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते दिखे। उनका कहना था, भ्रष्टाचार, दादागिरी और दबाव की राजनीति जनता को स्वीकार नहीं रही और इसी वजह से जनता ने जवाब दिया है। तो आगे क्या? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले 5 साल लिखेंगे। क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन होगा या व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत? क्या बंगाल में भी असम या उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल लागू होगा? क्या कानून व्यवस्था पर वही सख्ती दिखेगी जो दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिली है? क्या घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा पर वाकई लगाम लग पाएगी, या फिर सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे? क्योंकि 15 साल के टीएमसी और 34 साल के वामपंथ और उससे पहले 30 साल कांग्रेसी शासन से बने सिस्टम को बदलना आसान नहीं होगा। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था बहाल करना, प्रशासनिक ढांचे को सुधारना और जनता का विश्वास बनाए रखना। अब नजर डालते हैं बाकी राज्यों पर। असम, यहाँ हिमांता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इसे डबल इंजन गवर्नमेंट की सफलता का उदाहरण बताया जा रहा है। पुदुचेरी, यहाँ भी बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की है। छोटा राज्य जरूर है, लेकिन राजनीतिक संकेत बढ़ा देता है। तमिलनाडु, यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। एआईएडीएमके गठबंधन मजबूत दिखा, जबकि डीएमके को एंटी इनकम्बेंसी और वोट कटने का नुकसान झेलना पड़ा। और सबसे बड़ा फैक्टर रहा एक्टर विजय की पार्टी का उभार, जिसने ट्रेडिशनल वोट बैंक को प्रभावित किया। केरल, यहां तस्वीर अलग रही। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अब भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि बीजेपी को यहां अभी भी ग्राउंड ब्रेक थ्रू का इंतजार है। अब
पूरे चुनाव का बड़ा निष्कर्ष। अगर आप पूरे भारत का मैप देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। उत्तर और पूर्व में बीजेपी का विस्तार, दक्षिण में मिश्रित परिणाम और रीजनल पार्टीज का सिलेक्टिव प्रभाव। सबसे बड़ा संदेश क्या है? जनता आज भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। 2024 के बाद लगातार राज्यों में मिल रहे जनादेश इसी ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं। लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि जीत के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। गवर्नेंस डिलीवर करने, प्रॉमिसेस फुलफिल करना और नए राज्यों में सिस्टम बदलना। जनादेश मिल चुका है, अब इतिहास कैसे लिखा जाएगा वो सरकार तय करेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ सरकार बदलने का जनादेश है या पूरे सिस्टम को बदलने का संकेत? अपनी राय आप हमें कमेंट में अवश्य भेजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।